चलिए आज हम वर्ग दशम के तीसरे पार्ट के बारे में मतलब लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं वर्ग दशम के लिए। और तीसरे पार्ट में हम चलेंगे। तीसरे पार्ट में आज हम समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, और उससे पहले अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में किरण का बनना, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। इसी को अगर देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर। तो ये इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होगा, तो इसके इमेज के प्रॉपर्टीज के बारे में और पोजीशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण की डिफिनेशन लिखाई थी, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो, जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत हो, अर्थात इसकी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, अनंत। क्यों? या बराबर r/2 होता है, और r अगर इन्फिनिटी हो गया तो इन्फिनिटी/2, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया। मतलब समतल दर्पण के फोकस दूरी के बारे में बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी अनंत। अब है कि ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में कोई वस्तु को अगर देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस तरीके का बनेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम लाइन ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे। ये इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणों को भेजते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण है, और ये दूसरा ये एक प्रकाश की किरण है, और ये दोनों प्रकाश की किरणें आई, ये एक आपतन बिंदु, ये क्या है, आपतन बिंदु, ये भी एक आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पे हम अभिलंब खींचते हैं, और इस आपतन बिंदु पे भी हम क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, ये आपतन कोण आई, और इस आपतन कोण का मान आई डैश है। एक आपतन कोण का मान आई, दूसरे आपतन कोण का मान आई डैश। तो परावर्तन के नियम से ये हमेशा होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण आई है, तो कोण आई के बराबर ये कोण r हो जाएगा, ये किरण परावर्तित होकर चला गया। लेकिन ये आई डैश है, तो आई डैश के बराबर ये r डैश हो जाएगा, आई डैश के बराबर ये क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा। तो देखो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणों को हम भेजे हैं, एक दूसरे बिंदु पर आपतित हुआ और दूसरा किसी और बिंदु पर आपतित हुआ है। दोनों आपतन बिंदु पर अपना अपना अभिलंब खींचा गया, यहाँ आपतन कोण को आई और यहाँ आपतन कोण को आई डैश हमने माना है। अब परावर्तन के बाद ये एक दूसरे से दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर इस साइड से कोई अगर ऑब्जेक्ट को देखे तो उसको नजर आएगा कि इसी पीछे से कहीं कहीं प्रकाश की किरणें से आ रही है। तो इसी लाइन को हम आभासी रूप से पीछे मिलाते हैं, आभासी रूप से इसी लाइन को हम पीछे मिलाते हैं। तो पीछे मिलाने से ऐसा लगेगा उसी पीछे किसी न किसी एक बिंदु से आ रहा है, उसी पीछे किसी न किसी एक बिंदु से आ रहा है। तो देखेंगे एक्चुअल में ये प्रकाश की किरणें यहाँ से आती नहीं, ये यहीं से टकरा करके वापस लौट गई, लेकिन इस पीछे से देखने पे लगेगा इसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। ये इमेज बनेगा जिसको प्रतिबिंब कहते हैं। वो क्या था, ये वस्तु है, और मतलब ऑब्जेक्ट, और आई मतलब इमेज, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, अगर मान लेते हैं वस्तु की दूरी x रहा हो तो प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी रहेगी, x ही होगी। प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी रहेगी, x रहेगी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में अगर कोई बात करे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति यानी नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे। ये आभासी,
ये वास्तविक रूप से कटा नहीं, कटता हुआ लग रहा है, ये आभासी या काल्पनिक कर सकते हैं, आभासी और पार्श्व उल्टा। आभासी और क्या होगा, पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब बाएं का दाएं और दाएं का बाएं, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, आभासी पार्श्व उल्टा। और एक होता है सीधा। सीधा का मतलब जिसका सिर ऊपर है, सिर ऊपर ही रहेगा, पैर अगर नीचे है तो पैर नीचे रहेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और आभासी जब कोई बनता था सीधा बनता ही है। और ये पार्श्व उल्टा तथा वस्तु की दूरी, तथा वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा। क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होगा। प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। ये सब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज है इन प्लेन मिरर। तो हम पहले बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और यहाँ एक चीज हो गया कि पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा वस्तु की दूरी के बराबर होगा। इन बातों का ख्याल रखेंगे। ये था प्रतिबिंब का बनना। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि वस्तु जब गतिशील हो तो क्या होगा, या प्रतिबिंब का जो वेलोसिटी है वस्तु के रिस्पेक्ट में कई बार पूछा जाता है। तो जब मान लो कई बार दर्पण और वस्तु दोनों गतिशील हो तब प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है। तो इसी के बारे में हम आज बात करते हैं पुनः। तो इसमें एक लाइन आया था, वस्तु की दूरी हमेशा प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक दर्पण है और दर्पन रेस्ट, दर्पण किस में है, रेस्ट में। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में है दर्पण। और ये एक दर्पण है, दर्पण से x डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, अगर x डिस्टेंस पर अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रतिबिंब भी x डिस्टेंस पर ही होगा। प्रतिबिंब भी कितने डिस्टेंस पर होगा, x डिस्टेंस पर ही होगा। अगर ये वस्तु O है तो प्रतिबिंब क्या होगा, I। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वस्तु गतिशील हो जाए, वस्तु गतिशील हो जाए, जैसे मान लीजिए वस्तु की दूरी घटा जाए, ऑब्वियस है प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, घट जाएगा। वस्तु की दूरी घटा देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर वस्तु की दूरी को बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब ये विराम में रहेगा दर्पण, अगर वस्तु को u वेलोसिटी से, यदि वस्तु को u वेलोसिटी से आगे बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब भी u वेलोसिटी से आगे बढ़ जाएगा। प्रतिबिंब भी u वेलोसिटी से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इसी में अगर वस्तु को v वेलोसिटी से दूर भगा देंगे, तो v वेलोसिटी से दूर भगा देंगे तब प्रतिबिंब भी v वेलोसिटी से क्या होगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये इस तरीके का रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मिरर को घटा देंगे। जैसे कई बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज में से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को घटा देंगे। इस तरीके का काम करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर किसी एक डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जैसे मान लीजिए कई बार वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछ ले, कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछ दे, वेलोसिटी ऑफ इमेज में से मिरर का वेलोसिटी घटा देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछे, यानी दर्पण मतलब प्रतिबिंब का भी वस्तु के सापेक्ष पूछेगा, प्रतिबिंब
जिसके रिस्पेक्ट वेलोसिटी निकालना हो उसका वेलोसिटी हम माइनस कर देते हैं। ये तो रहा वस्तु जब गतिशील था। अब हम बात करते हैं यदि वस्तु स्थिर हो और दर्पण गतिशील हो तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, और दर्पण, अच्छा वस्तु क्या है, स्थिर। उस बार वस्तु गति कर रहा था, इस बार वस्तु को हम क्या करते हैं, स्थिर। स्थिर मतलब एट रेस्ट में है, एट रेस्ट में है। ये ऑब्जेक्ट है और वस्तु रेस्ट में है, तो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। अभी मान लें कि ये 10 मीटर पे है, ये भी 10 मीटर पे, तो टोटल 20 मीटर की दूरी। लेकिन अगर ये स्थिर है, अगर मान लें कि 1 मीटर दूरी दर्पण का बढ़ा दिए, तो दर्पण का 1 मीटर दूरी बढ़ने का मतलब है कि अब पहले 10 मीटर पे था, अब 11 मीटर हो, तो प्रतिबिंब भी 11 मीटर और दूर जाएगा। 1 मीटर ये बढ़ा, 11 मीटर है, 2 मीटर और पीछे जाएगा, तो टोटल 22 मीटर चला जाएगा। मतलब अगर ये इसको u वेलोसिटी से दूर भगाएंगे, इमेज जो है 2u वेलोसिटी से दूर जाएगी। याद रखेंगे सीधा, जब कभी भी दर्पण गतिशील हो, जब कभी भी अगर दर्पण गतिशील हो, तो दर्पण के वेलोसिटी से सीधे दोगुना वेलोसिटी इमेज का होता है, यानी प्रतिबिंब का होता है। अगर मान लें यही दर्पण वस्तु की तरफ भी वेलोसिटी से आ रहा हो, यही यही दर्पण वस्तु की तरफ भी वेलोसिटी से आ रहा हो, तो प्रतिबिंब भी 2v वेलोसिटी से आएगा। मतलब याद रखेंगे, जब दर्पण स्थिर था, वस्तु गतिशील था, तो वस्तु के वेग के बराबर दर्पण का, मतलब वस्तु के वेग के बराबर प्रतिबिंब का वेग हुआ था। लेकिन जब वस्तु स्थिर हो और दर्पण गतिशील हो, तो दर्पण के वेलोसिटी का 2 गुना वेलोसिटी प्रतिबिंब का होता है। जैसे ये वेलोसिटी से दूर भाग रहा था, ये भी 2 वेलोसिटी से दूर भाग गया। अगर ये v वेलोसिटी से नजदीक आ रहा था, तो ये भी 2v वेलोसिटी से क्या आएगा, नजदीक आएगा। इसका मतलब ये वस्तु की दूरी घटेगा तो प्रतिबिंब की दूरी भी घटेगा। ये अगर 1 मीटर घटेगा तो ये टोटल 2 मीटर घट जाएगा। यही है। तो अब है कि अगर यहाँ भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर पूछ दे, या वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज पूछ दे, या वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट पूछ दे, तो इसमें जिसका वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मिरर को लेस करने का काम करेंगे। इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी ऑफ इमेज को घटा देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, और सॉरी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ इमेज में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को घटा देंगे। इस तरीके का काम हम करते हैं। तो चलिए अब हम वस्तु और दर्पण दोनों को गतिशील करा दें, तब इसके रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में क्या चर्चा होगी हम ये देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये एक दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, और ये एक वस्तु है, और वस्तु की दूरी चूंकि प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है, या बोले कि प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अब मान लो दोनों गतिशील हो, तो दोनों गतिशील हो तब हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जब दोनों गतिशील हो तो बारी बारी से हम देख लेंगे कि एक एक करके इसके वेलोसिटी पे क्या असर करेगा। जैसे मान लें दर्पण अभी स्थिर है और ये वस्तु वस्तु u वेलोसिटी से दूर भाग रहा हो, दर्पण स्थिर हो और ये u वेलोसिटी से दूर भाग रहा हो, तो प्रतिबिंब भी u वेलोसिटी से दूर भागेगा, क्योंकि वस्तु की दूरी वस्तु के वेग के बराबर प्रतिबिंब का वेग होगा। ठीक, अगर मान लें ये भी गतिशील है, तो ये इसको जब गतिशील माने तो थोड़ा देर के लिए इसको स्थिर मान लेते हैं। ये मान लीजिए v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आ रहा था, ये अगर v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आ रहा था, तो प्रतिबिंब भी दोगुने वेलोसिटी से, मतलब दर्पण जब गति करता है तो दर्पण के वेग का दोगुना वेग होता है प्रतिबिंब का वेग।
अगर ये v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आ रहा था, ये भी 2 गुने वेग यानी 2v वेग से वस्तु की तरफ आएगा। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछेगा तो 2v में से u घटा देंगे या v में से v घटा देंगे तो 2v माइनस u किया जा सकता है, तो 2v माइनस u। इसीलिए कई बार अगर मान लीजिए ये वस्तु इधर ही जा रहा था लेकिन दर्पण भी इधर ही जा रहा है तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, वस्तु की दूरी के बराबर प्रतिबिंब की दूरी होगा। अगर ये वस्तु की दूरी दूर जा रहा था, अगर इसका वेलोसिटी थोड़ा देर के लिए स्थिर मान लें, अगर वस्तु दूर जा रहा था तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा। ये u वेलोसिटी से जा रहा था तो ये भी u वेलोसिटी से जाएगा। अब क्या हुआ कि अब जब दर्पण गतिशील है तो वस्तु को स्थिर थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो दर्पण अगर v वेलोसिटी से दूर जा रहा है तो प्रतिबिंब भी 2 गुने वेलोसिटी से दूर जाएगा, क्योंकि इस बार कौन दर्पण गतिशील है तो v वेलोसिटी से दूर चला जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो देखेंगे ये क्या v प्लस ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा इमेज हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों अगर एक दूसरे के करीब आ रहा हो तो क्या होगा। मतलब जब दोनों गतिशील हो ना, तो ऐसे स्थिति में अगर डिसाइड करने में हमको परेशानी हो रहा हो तो हम एक एक करके करेंगे। पहले हम दर्पण को स्थिर मान करके देख लेते हैं वस्तु किधर जा रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब फिर वस्तु को स्थिर करके दर्पण के गति को करके दर्पण के गति के हिसाब से इमेज कर देते देख लेंगे किधर जा रहा है। जैसे मान लीजिए इस बार ये वस्तु है और ये दर्पण है और ये क्या है वस्तु है। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर सॉरी वस्तु की दूरी के बराबर ये प्रतिबिंब का दूरी होगा। और वस्तु मान लेते हैं u वेलोसिटी से दर्पण की तरफ आ रहा है तो प्रतिबिंब भी u वेलोसिटी से दर्पण की तरफ आएगा। अगर मान लेते हैं इस बार दर्पण v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आ गया, तो दर्पण अगर v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आ गया तो इमेज भी v वेलोसिटी से वस्तु की तरफ आएगा, क्योंकि दर्पण के वेग का 2 गुना वेग होता है इमेज का वेग। यहाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा तो 2v प्लस u, 2v प्लस इसको अगर हम मिटा दें, पुनः अगर हम देख लें कि वस्तु इस ओर गतिशील है और प्रतिबिंब भी इसी ओर गतिशील है, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक एक करके देखेंगे। मान लेते हैं कि अभी दर्पण स्थिर है तो वस्तु अगर u वेग से दर्पण की तरफ आ, प्रतिबिंब भी u वेग से दर्पण की तरफ आए। चलिए ठीक है, अब इसको ढक देते हैं। अब ये v वेलोसिटी से वस्तु से दूर जा रहा है, ये भी 2v वेलोसिटी से वस्तु से दूर चला जाएगा। अब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जा सकता है आसानी से, और वेलोसिटी ऑफ फाइनल इमेज भी निकाला जा सकता है। कहाँ क्या है ये था, वस्तु जब गतिशील था या दर्पण जब गतिशील था तो प्रतिबिंब का इमेज दोनों के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा। अब हम बात करते हैं कुछ और दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे परावर्तन का नियम हम पढ़े थे। परावर्तन के नियम में हम हमेशा ये जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे वो डिफ्यूज सरफेस हो या कोई और सरफेस हो। अब ये मान लेते हैं कि दर्पण है, क्या मान लेते हैं दर्पण है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये किरण आई, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचेंगे, आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे अभिलंब खींचेंगे, या आपतित किरण है एक परावर्तित किरण है। अगर आपतन कोण आई है तो परावर्तन कोण में क्या हो जाएगा r। अगर किसी कारणवश आपतन कोण का मान हम घटाएंगे तो परावर्तन कोण का भी मान क्या होगा घटेगा। आपतन कोण का मान घटाएंगे परावर्तन कोण का भी मान घटेगा, अगर आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे परावर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। हाँ, आपतन कोण का मान अगर 0 कर देंगे तो परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अगर अभिलंब के दिशा में प्रकाश की किरण को लेते हैं तो अभिलंब के दिशा में ये रिटर्न हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान इस स्थिति में क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण मतलब ये कि अगर दर्पण को स्थिर रखें और आपतित किरण को अगर थीटा डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण भी थीटा डिग्री के कोण से घूमेगा। तो आपतन कोण का मान अगर थीटा डिग्री से बढ़ा दिया जाए तो परावर्तन कोण का भी मान थीटा डिग्री से बढ़ जाएगा। अगर आपतन कोण का मान थीटा डिग्री से घटा दिया जाए तो परावर्तन कोण का भी मान थीटा डिग्री से घटा दिया जाए, परावर्तन कोण का भी मान थीटा डिग्री से घट जाएगा। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो परावर्तन कोण का मान बढ़ जाएगा।
अब है कि दर्पण स्थिर नहीं हो, केवल आपतित किरण स्थिर हो और दर्पण को रोटेट कराए तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, और ये किरण आपतित हुआ है, ये आपतित किरण फिक्स है। आपतित किरण क्या है, फिक्स है। मतलब आपतित किरण को हम नहीं बदल सकते हैं दर्पण को देखकर। तो देखिए आपतन कोण यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण, ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण, ये क्या है, दर्पण है। अगर ये दर्पण है, अगर ये दर्पण है, तो दर्पण को अगर थीटा डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा, वही गतिशील वाला हाल है। तो जब दर्पण जितने वेलोसिटी से गति करता था, प्रतिबिंब का वेग जो है उसके दोगुने वेग से हो जाता था। अगर मान लीजिए दर्पण को हम थीटा डिग्री के एंगल से बेंड करते हैं, तो दर्पण को अगर हम थीटा डिग्री के एंगल से बेंड करते हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा से बेंड कर जाएगा। कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो किरण पहले, ये दर्पण पहले m था, अब ये दर्पण है m डैश पोजीशन पर। किस पोजीशन पर आ चुका है, m डैश। तो इस m डैश दर्पण के लिए अभिलंब जो है बदल जाएगा। अभिलंब चूंकि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो अब अभिलंब हो गया m डैश। तो अभिलंब और चूंकि ये दर्पण थीटा डिग्री से कोण से घूम गया, अभिलंब भी थीटा डिग्री के कोण से घूम गया, तो आपतन कोण का मान i प्लस थीटा हो जाएगा। इसलिए परावर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, r प्लस थीटा। इसलिए ये परावर्तित किरण जो है 2 थीटा के एंगल से बेंड करता है। याद रखेंगे जब कभी दर्पण को थीटा डिग्री के एंगल से बेंड कराए तो परावर्तित किरण 2 थीटा से बेंड कर जाएगा, जबकि आपतित किरण को केवल थीटा डिग्री से बेंड कर रहे थे, तो परावर्तित किरण थीटा डिग्री से बेंड कर रहा था। अब हम बात करते हैं दो दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो दर्पण है, ये दोनों समतल दर्पण है, और इस दोनों समतल दर्पण के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया। तो कोई एक ऑब्जेक्ट को रखने पे क्या एक्चुअली होता क्या है, अगर एक वस्तु हो और एक दर्पण हो तो एक वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनता है। जब दो दर्पण के बीच कुछ एंगल बन रहा हो तो एक्चुअली होता क्या, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का भी ये प्रतिबिंब बना देता है और इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बन जाता है, जिसकी वजह से प्रतिबिंब की संख्या यहाँ बढ़ जाती है। तो अगर मान लें तो दर्पण के बीच का एंगल थीटा है, तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या के लिए ये एंड है, ये 360 अपॉन थीटा करेंगे, 360 अपॉन थीटा। तो प्रतिबिंब की संख्या बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि एक वस्तु का ये एक प्रतिबिंब बनाएगा, इस वस्तु का ये एक प्रतिबिंब तो बनाया है, इस वस्तु का ये मिरर भी एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, इसके प्रतिबिंब का भी एक प्रतिबिंब बना देता है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज जो है यहाँ बढ़ जाता है। यानी कोई क्या होगा 360 बाय थीटा, केस 1 में अगर n का मान सम संख्या हो, थीटा क्या है, तो दो समतल दर्पण के बीच बना कोण है या बना एंगल है। यदि n सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या जो है ये n माइनस 1 हो जाता है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होता है, n माइनस 1 हो जाता है, n माइनस 1। यदि n माइनस 1, यदि n विषम संख्या हो, यदि ये n जो है विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या n ही रह जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, n ही रह जाएगा। और यदि n जो है ये, यदि n जो है ये डेसिमल या फ्रैक्शन में आ जाए, n क्या आ जाए, दशमलव में या फ्रैक्शन में आ जाए, तो n माइनस 1 के नजदीक वाला पूर्ण संख्या प्रतिबिंब की संख्या होता है। यदि n दशमलव में या फ्रैक्शन में आ जाए तब प्रतिबिंब की संख्या n माइनस 1 के नजदीक वाली पूर्ण संख्या ही प्रतिबिंब की संख्या होता है। एक दो एग्जांपल बताते हैं। यदि मान लीजिए दो दर्पण के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और इस बीच में कोई वस्तु रख दिए तो
360/90 कितना होगा 4। तो 4 ये सम संख्या है, इसमें प्रतिबिंब की संख्या जो है वो 3 आ जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, प्रतिबिंब 4 बनता जरूर है, लेकिन दो प्रतिबिंब एक ही पोजीशन पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपको केवल 3 प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अगर इसी में थीटा का मान 60 डिग्री आ जाए, तो 60 डिग्री आ जाए, ये कितना आ जाएगा 360/60, ये 6 पुनः ये इवन संख्या हो गया, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी 5। अगर इसी में जैसे 360/40 कर दें, दो दर्पण के बीच अगर 40 डिग्री का एंगल हो, तो ये 9 चौक 36, प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा n, क्योंकि जैसे ही n का मान विषम हो तो प्रतिबिंब की संख्या जो है सेम रह जाएगा। अगर n दशमलव में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि कहीं n का मान 3.8 आ जाए, तो इसको ये घटाएंगे तो 3.8 में से एक घटेगा तो 2.8 का जो नजदीक का पूर्णांक है वो 3 आएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या 3 बनेगा। तो चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं। दर्पण का पूर्ण कॉन्सेप्ट समतल दर्पण का खत्म हो गया। अब अगली कक्षा में हम पुनः आगे की